नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है महितोष पॉल ने। महितोष पॉल वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और महितोष जी आपका एसआईपी है 12,500 रुपये पर मंथ का और अभी की वैल्यू जो है वो है 1,00,000 रुपीज़। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में आपने 2,000 रुपये की एसआईपी की हुई है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2,000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2,000, एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में 1,500। तो 4 फंड्स आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड से लिए हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना चाहिए, अलग अलग फंड हाउसेस के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसमें 2,000 रुपीज़ की एसआईपी है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 1,500 यानी कि कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड भी है और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी आपके पास है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000, एक्सिस गोल्ड फंड में 500 रुपीज़ की एसआईपी चल रही है। 15 साल का आपका लक्ष्य है और 1 करोड़ रुपया आप जुटाना चाहते हैं 15 साल में, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं आप मुझसे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इस पर मेरी राय। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने टारगेट लिया है 1 करोड़ का 15 साल के बाद। यदि हम 6% की महंगाई दर मानकर चलें, इन्फ्लेशन 6% मानकर चलें, तो 15 ईयर्स के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 42 लाख के आसपास रह जाएगी। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो यह है कि आपको अपना टारगेट रिवाइज करना चाहिए। और यदि कैलकुलेट करते हैं कि 15 साल में कितना अमाउंट इकट्ठा हो पाएगा, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू है अभी आपके पोर्टफोलियो की, 12,500 रुपये की एसआईपी आप कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट करीब 65 लाख रुपीज़ बन सकता है 15 साल में। आप यदि 10% से स्टेप अप करें अपने पोर्टफोलियो को, तब जाके आप 1 करोड़ रुपया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने जैसा कहा कि 15 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी, वो आज के लगभग 42 लाख के आसपास होगी। इसके लिए आपको स्टेप अप तो करना ही है 10% से, साथ साथ आपको अपना इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाना है। जब जब मुमकिन हो पाए आप टॉप अप करते रहें, लमसम में भी ऐड करते रहें, ताकि आप 1 करोड़ नहीं बल्कि ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा कर पाएँ। टोटल आप जो 12,500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आप 3,500 रुपया महीना स्मॉल कैप में कर रहे हैं, जो कि करीब 28% होता है आपके पोर्टफोलियो को। तो यानी थोड़ा पोर्टफोलियो आपका अग्रेसिव है। और आप यदि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहें तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आप 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें अमाउंट बढ़ा सकते हैं। साथ ही एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड आपके पास है और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इनमें भी एसआईपी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। तो स्मॉल कैप में फिलहाल आप ज़्यादा अमाउंट ना बढ़ाएं, इसके बजाय आप यदि निफ्टी 500 इंडेक्स फंड जो कि एक मल्टी कैप इंडेक्स है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, इनमें बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रतीक्षा बिजलवान ने। प्रतीक्षा जी, आपने कहा है कि आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं। अक्टूबर से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, अक्टूबर 2024 से आपने शुरुआत की हुई है और फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई दे रहा है। आप जानना चाहते हैं कि कहीं वैल्यू जीरो तो नहीं हो जाएगी। तो पहली बात तो ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में एक दो नहीं बल्कि कई स्टॉक्स होते हैं, तो यानी कि कई कंपनी में निवेश किया हुआ होता है। यदि मैं बात करूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, तो जो लास्ट डिस्क्लोज किया गया है पोर्टफोलियो, उसके अकॉर्डिंग 83 स्टॉक्स हैं। तो यानी कि 83 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये कंपनीज बंद हो जाएंगी। पहली बात तो इनमें से एक भी कंपनी बंद नहीं होगी, तो इसके लिए आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। और यदि हम ऐसा मान भी लें कि कोई म्यूचुअल फंड कई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और एक कंपनी पूरा पूरा घाटे में चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तब भी जीरो नहीं हो सकता। और यहां पर हम बात करें कि यदि स्टॉक्स जो है वो नुकसान में जाए, यानी कि शेयर का प्राइस कम हो जाए, तो थोड़ा बहुत आपको नुकसान देखने को मिलेगा। पर आपने सीधा कहा कि क्या जीरो हो जाएगा वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अमाउंट जीरो हो जाए। लेकिन हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली इक्विटी की हम बात करते हैं, तो शेयर्स के प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं और उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी कम और ज्यादा होती है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं तो आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। तो आपने अक्टूबर में निवेश किया और अभी आप 4-5 महीने बाद में देखेंगे कि
मुझे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो ये मेरे हिसाब से सही असेसमेंट नहीं होगा आपके इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि हमने देखा कि सितंबर के बाद में मार्केट में गिरावट शुरू हो गई, तो ऐसे में सभी इक्विटी फंड्स में नुकसान देखने को मिला है। अगर आप इस वक्त पर अपनी एसआईपी जारी रखेंगी और गिरावट में आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगी बल्कि, तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको फ़ायदा हो सकता है। तो हमेशा जब आप इक्विटी फंड्स में निवेश करें तो लक्ष्य कम से कम 5 साल का लेकर चलें, ताकि आपको ये जो उतार चढ़ाव का जोखिम है ये लॉन्ग टर्म में देखने को ना मिले। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है। यदि आप यहाँ पर एसआईपी कर रही हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जारी रखें, और यदि आपने यहाँ पर लमसम निवेश किया हुआ है तो फिर मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसमें एसआईपी शुरू कर दें, थोड़ा अमाउंट और ऐड करना शुरू कर दें, ताकि आपको यहाँ पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि नीचे के भाव में यदि आप इन्वेस्ट करेंगी तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और जब मार्केट ऊपर आएगा तो भले यूनिट्स कम मिलेंगी बट जो सस्ते में बाई किया हुआ है उसको आपका फ़ायदा मिलेगा। और पहले भी जो अक्टूबर में बाई किया है आपने, जब इन्वेस्ट किया है वहाँ पर यदि आपने हायर एनएवी पर बाई किया हुआ है, अभी कम एनएवी पर बाई करेंगी तो इससे आपको एवरेज हो जाएगी आपकी कॉस्ट और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो घबराएं नहीं, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, तभी आपको यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपने कहा है कि मार्केट कब तक डाउन रहेगा, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर फिलहाल मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। और मैंने जैसा कहा कि आपका लक्ष्य कम से कम 5 साल का होना चाहिए, फिर आपको ये शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है चंदन सिंह ने। चंदन जी, आपने कहा है कि ईएलएसएस में 8 साल से एसआईपी चल रही है और अभी न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के बाद क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप, यदि आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है और आपको इस ईएलएसएस के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट कुछ मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ पर एसआईपी रोक सकते हैं, बल्कि इस पैसे को आप किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में डाइवर्ट कर सकते हैं। और वैसे यदि आपका ईएलएसएस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसमें बने रहने में भी कोई बुराई नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर लॉक इन होता है तो आप आगे की एसआईपी बंद करके, जैसा मैंने कहा, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हालांकि 8 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पिछले 3 साल का इन्वेस्टमेंट छोड़ के उससे पहले का जो इन्वेस्टमेंट है उसे रिडीम भी किया जा सकता है, क्योंकि 3 साल का लॉक इन होता है। तो पिछले 3 साल में जो आपने एसआईपी की हैं उस पैसे को तो आप निकाल नहीं पाएंगे फिलहाल, लेकिन जो उससे पहले का इन्वेस्टमेंट है उसे आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो यदि स्कीम आपकी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस केस में उसको रिडीम करके जिस फंड में आगे आप एसआईपी करेंगे उसी में उस अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपको फिलहाल पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप बने रहिए, फ्यूचर में जब पैसे की ज़रूरत होगी उस वक्त आप उस पैसे को विड्रॉ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है तपन राणा ने। तपन जी, आपने कहा है कि आपको मेरे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो ये जानकर मुझे खुशी हुई। और आप 2 बेस्ट गोल्ड सिल्वर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के नाम जानना चाहते हैं। तो यदि आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। वहीं यदि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड या एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में निवेश किया जा सकता है। वहीं यदि बात की जाए सिल्वर ईटीएफ की, तो एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ या एक्सिस सिल्वर ईटीएफ को आप कंसिडर कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है आपको तो यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड की चॉइस आपके पास में है। तो जैसे एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड या निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है अंकित चंपानेरिया ने। अंकित, आपने पूछा है कि क्या अगले 7 सालों में माइक्रो कैप इंडेक्स स्मॉल कैप और मिड कैप को आउट परफॉर्म कर पाएगा और क्या ये अभी ओवर वैल्यूड है। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या 7 साल में आउट परफॉर्म कर पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर ये बात पता होती किसी को भी तो वो बाकी जगह इन्वेस्ट करने की बजाय सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करते जहां पर उन्हें लगता कि ये दूसरे इंडाइसिस को आउट परफॉर्म कर पाएगा। तो ये पता नहीं होता है, इसके लिए हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस और अलग अलग मार्केट कैप्स होने चाहिए। और ऐसे में एक बात तो तय है कि माइक्रो कैप में जो रिस्क है वो स्मॉल कैप या मिड कैप के मुकाबले
ज़्यादा रहेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में एक छोटी मात्रा में माइक्रो कैप इंडेक्स हो सकता है, यानी कि एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड हो सकता है, लेकिन ये सोचकर कि क्या ये मिड कैप आउट या लार्ज कैप स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करेगा और फिर इस हिसाब से आप सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर लें या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें कर लें, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जहां तक बात है वैल्यूएशन की, तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 में ये माइक्रो कैप यानी कि निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स 26,000 के ऊपर था, जो कि अभी घटकर 21,000 के आसपास आ गया। तो करीब यहां पर 23% की गिरावट हमने देख ली है। लेकिन फिर भी ये मैं नहीं कहूंगा कि अब ये सस्ता है या फेयरली वैल्यूड है। अभी भी माइक्रो कैप इंडेक्स ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो यदि आप इस फंड में एसआईपी कर रहे हैं छोटी मात्रा में, आपके पोर्टफोलियो का 5% या उससे कम यहां पर एलोकेशन है, तो आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यह सोचकर कि माइक्रो कैप इंडेक्स स्मॉल कैप या मिड कैप को आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में, इसके लिए आप यहां पर ज़्यादा निवेश करें, ये मेरे हिसाब से बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।